हाय एवरीवन, हाउस एवरीवन डूइंग। अभी अभी मैंने परवरिश की एपिसोड ख़त्म की है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। परवरिश एपिसोड नंबर 32। आई लव्ड टुडेज एपिसोड। जहांगीर का आपने देखा होगा, एक सडन शिफ्ट डायरेक्टर ने दिया है उनके कैरेक्टर को, और जहांगीर को पे अब हमें तरस आने लगा है। वी फील बैड फॉर हिम, एम्पथाइज हम करने लगे हैं जहांगीर के कैरेक्टर से। अदरवाइज जहांगीर एक विलन से थे फॉर द पास्ट 31 एपिसोड। अब 30 एपिसोड नंबर 32 में वो थोड़े से आपको बुरा लग रहा है, आपको तरस आ रहा है जहांगीर पे, बिकॉज एक तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लॉस में चली गई। अब उनको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो बेसिकली फाइनेंशियल बैकबोन थे ना इतने साल तक अपने फैमिली के लिए, और अब उन्हें बेचारों को हेल्प चाहिए। और उनके बच्चे भी जो हैं उनसे बहुत उखड़े उखड़े से सैड सैड से रहते हैं, बिकॉज उनकी बेटी उनसे बात नहीं करती, और बेटा तो घर छोड़ के जा चुका है। तो अब आपको जहांगीर के लिए डायरेक्टर ने एक सडन शिफ्ट दिखाया कि नाउ यू फीलिंग बैड फॉर जहांगीर कैरेक्टर। वरना तो सलमान हमारे हीरो थे ना, सलमान जो डैड थे, और जहांगीर जो हैं वो ज़ीरो थे। और अब जो हैं वो जहांगीर को थोड़ा हीरोइक लाइट में दिखाने की कोशिश की है, विच इज़ ग्रेट, अमेजिंग। क्योंकि ऑफ कोर्स अब ड्रामा एंडिंग की तरफ आ रहा है, तो उन्हें रिडेम्पशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने कैरेक्टर्स को उठा उठा के। अब हमें थोड़ा सा समीर पे लाइमलाइट, आपने देखा होगा पिछले पिछले 2 हफ्तों से समीर पे थोड़ी लाइमलाइट आ रही है। वैसे तो वली पे है मेन लाइमलाइट, लेकिन समीर पे लाइमलाइट इस तरीके से आ रही है कि वो रेव पार्टी में गया था, पकड़ा गया वहाँ पे। उसके पेरेंट्स ने उसको अम्मी अम्मी उसकी बहुत ज़्यादा क्रेजी नाराज़ थी उससे। अब वो जो है बेचारा सॉकर खेलना चाहता है, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और आनिया उसकी तरफ से जो है उसकी साइड ले रही है, बिकॉज कज़न्स की बॉन्डिंग तो है ना आपस में। जब आनिया को वो मेंटल पैनिक अटैक्स आते थे, तो समीर ने भी उसका बहुत साथ दिया था, और अमल ने तो दिया ही था, लेकिन समीर भी उसके साथ साथ ही था। तो अब वो समीर की फ्रेंडशिप जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है कि वो अपनी चाची से बात करती है कि चाची इसको खेलने दें, इसका यही तो इंटरेस्ट है, और ये बहुत हाई अर्निंग कैटेगरी होती है। लेकिन चाची का थोड़ा थोड़ा पना जो है वो जहांगीर वाले मोड में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जहांगीर का बेटा जब म्यूज़िक पढ़ना चाहता था, तो डैड जो है चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, और अब पना जो है वो चाहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना ले, स्पोर्ट्स को करियर ना चूज़ करे, वो बेसिकली सिर्फ पढ़ाई 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 करे। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि परवरिश इस तरीके से रियल बहुत है, और कनेक्ट इसलिए लोग कर रहे हैं बिकॉज अब वो ज़माने चले गए ना कि भाई अब इंजीनियर डॉक्टर ये वो लाइक स्ट्रेट ब्लैक एंड वाइट। अब वो ज़माने चले गए। अब पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, फैशन पढ़ना चाहते हैं, फिल्म पढ़ना चाहते हैं, आर्ट पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, डांस, म्यूजिक, दे वांट टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो that's a huge, like a turning point that Parvarish is trying to create for the audiences. I love that for Parvarish. मुझे माया और वली की केमिस्ट्री बहुत क्यूट लगती है, बहुत अडोरेबल लगती है मुझे दोनों की केमिस्ट्री। वली से लोग पिक्चर्स खिंचवाने आते हैं लड़कियां, वीजे वीजे हमें आपके साथ पिक्चर लेनी है, तो माया जो है वो बहुत क्यूटली जेलस हो जाती है कि ज़रा आराम से रहो, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। मुझे उनकी क्यूट लगती है। आई नो इंस्टाग्राम पे एक डिबेट स्पार्क हुई कि भाई ये दोनों तो इतने यंग हैं, और ये डेटिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है ये ड्रामा। डेटिंग कल्चर को क्या मतलब, यू हैव टू बी लिविंग अंडर अ रॉक अगर आपको लग रहा है कि टीनेजर्स या अर्ली 20s में बच्चे डेट नहीं करते, या एक दूसरे को पसंद नहीं करते, या क्रशेस नहीं होते। मतलब ये कौन से ज़माने में लोग रह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो प्रमोट नहीं कर रहे भाई, वो सिर्फ रियलिटी दिखा रहे हैं। कौन सी लड़की होगी आजकल कॉलेज में, या कौन सा लड़का होगा आजकल कॉलेज में जो किसी को पसंद नहीं करता होगा, या किसी का किसी पे क्रश नहीं होगा। मतलब दैट्स वॉज वेरी नॉर्मल। अब अगर ये दिखाते कि छुपके छुपके कुछ दिखाते, हैंकी पैंकी दिखाते, वो गलत था। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने, बस दिखाया है कि एक साफ सुथरा रिलेशनशिप है। या तो वो फ़ोन पे बात करते हैं, या वो टेक्सटिंग करते हैं, या वो कभी कभी मिलते हैं तो बिल्कुल पब्लिक स्पेसेस में मिलते हैं। उनका तो इस तरह का कोई है ही नहीं अजीब सा कुछ। तो ये प्रमोशन और ये डेटिंग प्रमोट कर रहे हैं, और आपके रहने देंगे आपके माशरे में क्या क्या हो रहा है वो अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ, तो शायद आप लोगों से अ लॉट ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट जो जो चीज़ें हो रही हैं। हम नॉर्थ अमेरिका में लेते हैं, लेकिन हमें भी सब पता चल रहा है कि आपकी आस पास क्या 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 हो रहा है, मीडिया में भी, इंडस्ट्री में भी, और आउट ऑफ नॉर्मली भी पब्लिक में क्या क्या हो रहा है। तो मतलब ये फजूल बातें हैं कि डेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है प्रमोट करने की, वो साफ साफ दिखा रहे हैं जो रियल है भाई। हाँ, बच्चों को मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, बच्चे जो हैं वो जब उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही अपने उसमें हो जाते हैं, अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, बच्चों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
ऐसी ऐसी करके उन्होंने बहुत रियल टॉपिक्स को टच किया. सो दिस इज़ वन ऑफ द रियल टॉपिक्स. अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो कौन पसंद करेगा भाई एक दूसरे को. मतलब स्टूपिड बातें मत किया करें. अच्छा खैर, ये मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है. माया की अम्मी का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत मेच्योरली उन्होंने पूरी वली वाली सिचुएशन को हैंडल किया. वली की अम्मी ने जो माया की और उसकी अम्मी की धज्जियाँ उड़ाई थी, बहुत कुत्ता कुत्ता उनको कर दिया था हॉस्पिटल में. और मैं महानूर को उसके लिए ब्लेम भी नहीं कर रही. महानूर की जगह कोई और भी माँ होती तो ऐसे ही करती. लेकिन वली की माया की मॉम जो है, उन्होंने बहुत मेच्योरली उसको हैंडल किया. एक बार उन्होंने माया को ताना नहीं दिया कि उल्लू की पट्टी, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई और तुम कितनी मनहूस चीज़ हो, हमारे घर में इतना बड़ा आफत और अजाब तुम्हारी वजह से आ गया और तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा. टिपिकल जैसे मॉम्स होती हैं ना, उन्होंने बहुत ही पेशेंटली और मेच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी की फीलिंग्स कितनी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है उनकी वो बच्ची इस लड़के के साथ. तो अगर वो इनके बीच में दीवार बनेगी तो उल्टा रिबेलियन ही होगा. उल्टा लड़की जो है वो रिबेलियस ही होगी और कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि हम देख चुके हैं जब उसको गोली लगी थी लड़के को, तो लड़की बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल पागल सी हो गई थी. सो शी इज़ हैंडलिंग द होल थिंग वेरी मेच्योरली. वो लड़का आता है, वो उसको वेलकम करती हैं, घर में बिठाती हैं, चाय पिलाती हैं, उससे स्वीटली बात करती हैं, उसको नाश्ता देती हैं. यू नो व्हाट आई मीन, लाइक शी इज़ हैंडलिंग इट वेरी मेच्योरली. वरना अदरवाइज नॉर्मली जिस तरह की माएँ होती हैं और जिस तरह की माएँ दिखाते हैं, वो कहती हैं कि दफ़ा हो जाओ, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना और मेरी बेटी को भूल जाओ. और बेटी से भी कहती हैं कि तुम्हें मैं पढ़ने भेजती हूँ तो अपना मुंह काला करने भेजती हूँ. जो हमारे टिपिकल जो माएँ होती हैं वो ऐसी बात करती हैं ना. बट शी इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ अ मॉम, ये जो दिखाई है इसमें परवरिश में. आनिया का भी मुझे बहुत अच्छा. सारी लड़कियों के ना इन्होंने कैरेक्टर्स बहुत डेलिकेटली हैंडल किए, सेंसिटिवली हैंडल किए हैं. आनिया का भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह तरीके से वो लड़की अपने मेंटल इश्यूज से, अब ऑफ कोर्स उसको थेरेपीज मिल रही हैं, वो डील कर रही है. और अपने डैड के साथ वो नहीं है कूल. और हर टीनेज अपने डैड के साथ अगर वो देखेगा कि मेरे डैड जो है कब आते हैं कब जाते हैं हमें कुछ पता नहीं होता, तो ऑफ कोर्स मेंटली वो उस चीज़ को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, इमोशनली किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे. डैड जो है वो हिल से गए हैं जहांगीर, जो वो देख रहे हैं कि भाई मेरी तो बेटी मुझसे बात नहीं करती. वो कहते भी हैं महानूर से कि मैं इस वजह से अपसेट हूँ कि पैसों वैसों का सीन नहीं है, मैं इस वजह से अपसेट हूँ, मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती. विच इज़ सो अडोरेबल. मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानती हूँ जिनको घाटे का फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे बात करते हैं नहीं करते. वो बच्चों को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं और बस अपने काम से काम रखते हैं और बस चाहते हैं कि बच्चे उनके पैरों में बैठे रहें और उनके जूते पॉलिश करते रहें और उनको पानी का ग्लास ले लेके पिलाते रहें. लेकिन इमोशनली जब बात आती है, दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर एनी ऑफ देयर किड्स. तो ये इसलिए मुझे परवरिश से ना मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ. लाइक आई लव परवरिश, टू बी ऑनेस्ट. बहुत ज़्यादा पसंद है. डायन का तो हम मज़े मज़े में मजाक बनाते हैं, लेकिन परवरिश मेरा डेफिनेटली मैं बहुत मिस करूँगी जब ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा. खैर अभी तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा. अभी तो अमल का लव सीन है, लव एंगल स्टार्ट हुआ है मास के साथ. मास का कैरेक्टर भी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ. कहता है कि कैसे नहीं मानेगी, हम मैं मना लूँगा, आप उसकी फ़िक्र नहीं करें. कि वो उसको जो है नॉन कन्फॉर्मिस्ट चाहिए अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए. तो माया का एंगल तो इसके साथ है एंड आई थिंक दे विल लुक वेरी वेरी क्यूट टुगेदर. मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं. पना का अब आप देखोगे लाइमलाइट थोड़ी पना पे ज़्यादा आएगी बिकॉज अब समीर जो है वो थोड़े से उसको कहीं और इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स की तरफ जाना है. तो पना का आप दिखाएंगे कि यू नो शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन. सो आई लाइक इट. आई लव परवेश. मैं परवेश का बहुत वेट करती हूँ. कल के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है. बट सो फार loving it. Diane drama episode number 45. तड़पेगा तू भी मान ले बेदर्दिया. ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया. जवाशा कहते हैं तुम इतनी बेहोश क्यों हो यार, वो इतनी देर से रोए जा रहा है और तुम्हें कोई होश ही नहीं है. आप ठीक नहीं करे मेरे साथ जवाशा. शबाब देवी आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ. मीशा इधर आओ, बेबी को लेके जाओ. मीशा सर अगर आप माइंड ना करें तो इसको अपने पास सुला लूँ रात में. अगर आप माइंड ना करें तो इसको बहुत तेज बुखार है. नहीं
मुझे दो, इसे मुझे दो। अच्छा, शबाब देवी को ना थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स पे काबू पाना पड़ेगा। मुझे पता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनके हस्बैंड उनके सामने खुलेआम चीट कर रहे हैं। और जो नैनी है वो हस्बैंड से शादी करने की प्लानिंग में है। लेकिन थोड़ा सा तो शबाब देवी का दिखाते ना कि वो भी शबाब देवी हैं वो। मतलब कोई वो ऐसी गिरी पड़ी तो नहीं है, वो देवी हैं, उन्होंने पूरा घर एक टाइम पे वो चला रही थी। तो आपने तो बिल्कुल ही डायरेक्टर उनको लाके पटख दिया है। आप थोड़ा सा तो उनको दिखाएं ना कि थोड़ा सा वो रेंज है अभी भी उनके हाथ में। अगर ठीक है मीशा चला रही है अपने चक्कर और मीशा चला रही है बहुत ज़्यादा चालें, तो शबाब देवी भी कुछ कम नहीं है, वो भी चला रही हैं चालें। मतलब ऐसे ही आपने उनको तो बिल्कुल ही मट्टी मट्टी कर दिया है, कुत्ता कुत्ता कर दिया है। तो थोड़ा सा तो उनको भी दिखाना चाहिए था कि ठीक है भाई, उनको भी थोड़ा है काबू, और वो भी थोड़ी सी अपने सारे अपने इमोशंस पे उनको भी थोड़ा सा है, और वो भी थोड़ा कुछ से है उनकी। उनको तो बिल्कुल ही ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। पहले तो निहाल के टाइम पे तो हिम्मत नहीं थी जवारशा की सांस लेने की इनके सामने, शबाब देवी के सामने। अब बिल्कुल ही 360 डिग्रीज चेंज हो गए हैं वो। सांस तो क्या, वो तो फूके मार रहे हैं कि तुम सेट कर दूंगा तुम्हें 1 सेकंड में, चलाऊंगा मैं अफेयर, करोगी क्या तुम। एक बात आप लोगों ने नोट किया शबाब देवी के ना कॉस्ट्यूम्स भी, और उनका बेचारियों का, बेचारी शबाब देवी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। उनका जो है आप देखोगे कि वार्डरोब और डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम्स बहुत बेचारी अब वो म्यूटेड में आ गई हैं। पहले वो एक होती थी साड़ियाँ उनकी बनारसी, और ये हार उनके होते थे, और ये उनकी ज्वेलरी होती थी। अब वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा निहाल वाले कॉस्ट्यूम्स अब उनको मिल गए हैं, है ना, क्योंकि अब वो बहुत ही बेचारगी में आ गई हैं, और बहुत ही उनका लेवल और स्टेटस कम हो गया है उनकी, उन्हीं के घर में, उन्हीं की हवेली में। तो अब वो सादे सादे कॉटन के जोड़ों में आ गई हैं। वरना अदरवाइज वो उनकी जो बनारसी की साड़ियों के पल्लू होते थे, वो पूरे घर में जो है वो उससे झाड़ू दिल रही होती थी। आप समझ रहे हैं, उनका बेचारियों का बिल्कुल ही डायरेक्टर साहब ने उनको रानी से चूहा बना दिया है, बिल्कुल मट्टी मट्टी कर दिया है। इतना तो नहीं होता है यार। थोड़ा सा तो उनको दिखाते ना कि ठीक है, निहाल की है, सॉरी मीशा नैनी की है एक पावर, एक पोजीशन कि वो सब कुछ चला रही है अपने हिसाब से। लेकिन शबाब को आपने बिल्कुल ही कचरा कचरा कर दिया, ऐसा तो नहीं होता यार। वाला सीन कितना ज़बरदस्त है जब वो आमिर जो है वो मीशा नैनी के बराबर में बैठ के, कहीं मिलो ना, कहीं मिलते हैं। अच्छा, वो भी मज़े ले रही है, वो भी कहती है कि हाँ कैफ़े में मिलते हैं ना, कहीं बाहर मिलते हैं, देखिए कहीं आपकी बेगम ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, पीछे से बेगम आ जाती है, ज़ीक्यू आ जाती है, वो यूँ आमिर आमिर, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ यार मेरी कॉल कॉल आ रही है, मेरी कॉल आ रही है। जीक्यू को भी पता है अच्छी तरीके से कि जो आमिर हस्बैंड है उनके कितने बड़े लोफर टाइप हैं, फक बॉय हैं बेसिकली, प्ले बॉय हैं, और वो मीशा नैनी के ऊपर मरे जा रहे हैं। और मीशा नैनी के ना, जब भी मीशा नैनी का आपने देखा ना, उनका वो होने लगता है, उनका आधी एपिसोड में यूं ही, आधी एपिसोड में उनका यही तमाशा चलता रहता है। फिर दिखाते हैं जवारशा का मिड एपिसोड में हेयर कट आ जाता है जवारशा से क्लीन लुक में, वरना उनके बाल फौर इधर उधर हुए हुए थे। मिड एपिसोड में दिखाते हैं कि वो एक क्लीन हेयर कट के साथ बैठे होते हैं। वो ये जावेद का है। अच्छा, हमारे जो जावेद जी है ना, वो टुन नशे सी चढ़ गई ओए, थोड़ी नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए, थोड़ी, बच्चों के सामने वो ड्रिंक कर रहे थे, बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। वो बच्चा कह रहा है कि पापा आप जो है वो, मैं नहीं लाऊंगा बर्फ, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, ऐसी बातें करती थी, बर्फ लेके आओ, ठड़ाश, बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। बच्चे ने डाइनिंग टेबल पे, सामने डाइनिंग टेबल पे, नाश्ते की टेबल पे जवार शाह को सारी कहानी बता दी कि भाई वो तो पापा ने मुझे मारा। वो कहता है कि क्यों, आपने कोई शरारत की होगी ना, इस वजह से पापा ने आपको मारा है। तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, पापा तो मेरे एक नंबर का अल्कोहलिक और ड्रंकर्ड इंसान है। तो उन्होंने मुझसे बर्फ़ मांगी, मैंने बर्फ़ नहीं दी। तो उन्होंने, अच्छा जवार शाह, पता नहीं मीशा नैनी से आगे उन्हें कोई दिखता ही नहीं है कि घर में हो क्या रहा है, कौन शराबी, कौन कबाबी, कौन फ्लर्टेशियस, कौन रेपिस्ट, कौन मर्डरर, उनको कुछ नहीं पता। उनको बस एक पता है, तो मीशा नैनी की शक्ल पता है, बस दैट्स इट। वो यूं, क्या ये बच्चे क्या कह रहे हैं, और जी क्यों यूं,
रीग्यू को भी सब पता होगा, वो जो तस्वीरें घुमाती रहती हैं, लेकिन पता तो उनको है ना कि घर में हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स उनकी तो आंखें खुली हैं ना। जवाशा कहते हैं मैं सोच रहा था कि वो तो ये हरकतें छोड़ चुका होगा, और बच्चों के सामने ये हरकतें कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने? वो तो कर रहा है जो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना पहले बताएं ना जवाशा जी, साईं, आप क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने? हम्म पहले अपनी अकाउंटेंसी मुझे लिखवाएं कि आप क्या कर रहे हैं, लेजर्स बनवाएं। आप अपना बैलेंस शीट बनवाएं। आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी तो एक्सेल शीट इंतहा से ज्यादा अनबैलेंस नजर आ रही है मुझे। मैं समझ रहा था कि वो छोड़ चुका होगा ये हरकतें। आप कब छोड़ेंगे अपनी हरकतें? मीशा रानी को एक पड़ता है। जो स्लोमो में उनके बाल जो होते हैं ना, स्लोमो में उनका पूरा ब्लो ड्राई जो होता है ना, दो कौड़ी की लड़की हो तुम, मेरा मुकाबला करोगी? जानती नहीं हो मुझे। यार शबाब देवी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये डायलॉग ना आप पिछली 6 एपिसोड से कह रही हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं आपके काबू आ रहे। हस्बैंड तो रात में उनके बेडरूम में होते हैं। उसका अपना ही सिक्का खोटा हो, वो दूसरों को कितने भी चमाट मार ले, लाते मार ले, घूसे मुक्के मार ले, उससे क्या होगा? आपके लिए बेहतर यही होगा कि जो आपकी बची कुची इज्जत है उसे लेके यहाँ से खुद चली जाए, नहीं तो मुझे जवाशा को सब बताना होगा। अच्छा, नैनी यहाँ रास्ते में खड़ी हुई है। हेरा मानी ने 1-2 उंगलियों से नैनी को धक्का दिया यूं, और वो यूं हो गई, पूरे काउच पे गिर गई। काउच पे वो गिर गई। वो छोटे बच्चे को उन्होंने उठाया, अपनी गोदी में लिया, और वो चली गई। और मीशा नानी यूं, मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू जस्ट पुश हर, टेक द चाइल्ड एंड रन अवे। वो यूं 2 उंगलियों से। व्हाट इज, क्या था यार, ये क्या था? बच्चा उठाने में भी उनको 30-40 सेकेंड्स तो लगे होंगे ना। वो गई क्रिब में, उन्होंने बच्चा उठाया, फिर वो भागी हैं। तो निहाल के पास, मीशा नानी के पास, निहाल उर्फ मीशा नानी के पास इनफ टाइम था कि वो उसको धक्का देती, शबाब देवी को, बेबी उठाती और भाग जाती वहां से। मतलब व्हाट इज दिस? गूंज ड्रामा एपिसोड नंबर 2। ऑनेस्टली गूंज से मुझे कोई किसी किस्म का, जिसको कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और जब गूंज शुरू हुआ मैंने ऐसे ही लगा लिया, मैंने कहा यार व्हाटएवर, देख लेते हैं, व्हाटएवर, एक एपिसोड तो मैं देख ही लेती हूँ ना हर नए ड्रामे की। और उसी वक्त मंटो शुरू हुआ था। यार लिटरली गूंज मैंने जब देखा है तो मुझे मंटो से ज़्यादा पसंद आया है गूंज। इट वॉज सो नाइस। स्टोरी स्मूथली फ्लो कर रही है, मुझे कोई उसमें बोरिंग नहीं लग रहा, मुझे कोई उसमें फिलोसॉफिकल डायलॉग्स नहीं है, कोई स्टोरी में फ्लॉज नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसीज नहीं है, कोई उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर का यहाँ पे लेसन नहीं चल रहा। सिंपल साफ लैंग्वेज में बात हो रही है, सिंपल जिस तरह मैं और आप बातें करते हैं उस तरह बात हो रही है, कुछ नहीं है। मैंने कोमल मीर का कभी कोई शो नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम मैं उनका शो देख रही हूँ। गौहर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, और फिरोज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे दस्तक में, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मंडे सिर्फ ऐसा दिन है जिसमें मंडे को मैं तीनों चैनल्स के ड्रामे देख रही हूँ। हम पे मैं गूंज देख रही हूँ, एयर वाई पे परवरिश देख रही हूँ, और जियो टेलीविजन पे मैं ये देख रही हूँ, डायन। तो मैंने सोचा कि मंडे की सारी एपिसोड्स मैं इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ। तो गूंज मुझे फर्स्ट एपिसोड भी अच्छी लगी थी, मुझे सेकंड एपिसोड भी बहुत अच्छी लगी। हो ये रहा है कि ये जो जरनाब है, कोमल मीर का कैरेक्टर, इसको ठीक ठाक गौहर रशीद जो है वो टॉर्मेंट कर रहा है, हरास कर रहा है ऑफिस वर्क प्लेस में, और आते जाते ताने देता है, और गंदी सी नज़र उस पर ना रखता है, अजीब सी वियर्ड सी शेडी सी नज़र ना उसके ऊपर रखता है। और जरनाब अपने काम से काम रखती है, और गौहर को बिल्कुल भी घास नहीं डालती। गौहर बस उससे जेलस है बेसिकली, क्योंकि वो जो है ना टक्कर की है बंदी, कि वो डरती नहीं है, दबती नहीं है, और वो भी जो है अपने काम से काम रखती है, और वो सिर्फ ऑफिस में काम करने आती है। और वो जो हमारे फिरोज़ हैं, फिरोज़ कादरी का जो कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है जरनाब से, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। लेकिन शरीफ लड़का है, तरीके का लड़का है, हम्बल लड़का है, लेकिन जरनाब की कोई फीलिंग्स नहीं है इस लड़के के लिए, लेकिन ये लड़का जो है जरनाब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट ऑन द अदर हैंड हमें ये दिखाया है कि फिरोज़ और उसकी मॉम जो है वो एक घर में रहते हैं, और
फिरोज़ के मामू भी इसी घर में रहते हैं और मामू की बेटी है सिरा असगर। और सिरा असगर फिरोज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और मामू जो हैं, जो सिरा असगर के डैड हैं, वो फिरोज़ की अम्मी से इन दोनों के रिश्ते की बात करते हैं कि मैं ये सोच रहा था और ये इन दोनों की बहुत अच्छी लगती है जोड़ी और ये और वो। लेकिन अभी तक अम्मी ने जो है वो फिरोज़ से बात नहीं की है, क्योंकि फिरोज़ तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, फिरोज़ तो वहाँ जरनाब के चक्करों में है। तो मुझे ये एंगल अच्छा लगता है, मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ, मैं ऑफिस वाला एंगल भी इंजॉय करती हूँ। अच्छा, अली सफ़ीना का बस आज एक सीन आया जिसमें जो है जरनाब जो है वो 3 बहनें हैं। तो जरनाब की बड़ी बहन जो है, आई थिंक उसका नाम महविश है, तो वो लॉयर है और उसकी शादी होने लगी है अली सफ़ीना से। अली सफ़ीना उसका बॉस है, आई थिंक उस बहन का बॉस है। तो वो रिश्ता लेके आता है अली सफ़ीना इनके घर पे। रिश्ता लेके आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। अच्छा, जरनाब की फैमिली आपको पता है बहुत ही कूल टाइप उसकी फैमिली है, राइट? उसके फादर बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग है, बहुत ही कूल इनकी फैमिली है। तो वो बंदा रिश्ता लेके आए, फर्स्ट टाइम किसी लड़की के घर पे आप रिश्ता लेकर आए हैं और आप लड़की की बहन से पूछ रहे हैं आप जॉब क्या करती हैं। तो वो कह रही है कि मैं टेलीविज़न एड कंपनी में काम करती हूँ और हमारी जो कंपनी है मार्केटिंग कंपनी है और हम टेलीविज़न एड्स बनाते हैं। अच्छा, मीडिया में काम करती हैं? अच्छा, मीडिया में। अच्छा, मीडिया का एनवायरनमेंट तो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, हमारे घर की लड़कियां, हम तो शरीफ घर के हैं और हमारे घर की लड़कियां मीडिया में काम नहीं करती। भाई, वो तुम्हारे घर की है ही नहीं, वो तो अपने घर की है और तुम अपने घर के हो। और तुम्हारी शादी उससे तो नहीं हो रही, तुम्हारी शादी तो उसकी बहन से हो रही है। मेरे घर में कोई लड़का आए मेरी बहन के रिश्ते के लिए और मुझे बातें सुनाए कि तुम ये जॉब करती हो, अच्छा तुम मीडिया में जॉब करती हो, अच्छा तो मीडिया तो यूं है और मीडिया में तो हमारे घर की शरीफ लड़कियां काम नहीं करती। तुम हो कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। तुम्हें बिरयानी खाने के लिए बुलाया है तो तुम बिरयानी खाओ, अपने काम से काम रखो, हाय हेलो करो, निकल जाओ सीधे शराफत से। तुम्हें इतनी किसने दी है इजाजत कि तुम उसकी बहन के करियर पे सवाल उठाओ? पहली बात तो ये, मेरा तो ब्लड बॉयल हो रहा था ऑनेस्टली अली सफीना के उस पर। और आई नो अली सफ़ीना ही इस एक तो मेन जो एंटेगनिस्ट है वो तो गौहर है ऑफ कोर्स, जो जरनाब की लाइफ में है। लेकिन जो बहन की लाइफ में एंटेगनिस्ट होगा वो ये हस्बैंड होगा इसका, क्योंकि इसकी शादी हो जाएगी अली सफ़ीना से, मुझे इतना पता है। तो खैर, तो उसको बातें सुना रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, उस लड़की को, उसकी बहन को, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उसकी बहन को बातें सुना रहे हो। डैड ने भी इंक्लूड नहीं किया, डैड ने भी कुछ नहीं कहा। डैड तो बहुत कूल है, डैड को बोलना चाहिए था कि भाई मेरी सपोर्ट है, मेरी बच्चियां जो भी जॉब्स करें मुझे कोई इशू नहीं है। आप मैं तो अपनी बच्चियों को मैंने तो अपनी फुल परमिशन दी हुई है अपनी बच्चियों को, प्रोफेशन उनकी मर्जी, वो कोई भी प्रोफेशन चूज करें। अब्बा ने भी कुछ नहीं कहा। और कोमल ने भी, जो कोमल मीर का कैरेक्टर है जरनाब, उसने भी स्वीटली उसको शटअप कॉल दे दी अपने अली सफ़ीना को, जो उसका ब्रदर इन लॉ टू बी है। उसको बोला उसने कि नहीं, आजकल तो फील्ड में, हर फील्ड में बस चैलेंजेस होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने नाइसली कह दिया। भाई, तो तुम हो कौन? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है कि तुम्हारी जिस लड़की से रिश्ता हो रहा है उसकी बहन क्या जॉब करती है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वो बहन डॉक्टर हो, वो सर्जन हो, वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो, वो एस्ट्रोनॉट हो, वो स्पेस शिप चलाती हो, वो मीडिया में काम करती हो, वो डांसर हो, वो जो भी हो, तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। तुम जिसके रिश्ते के लिए आए हो उसके रिश्ते की बात करो और निकलो बस घर से बाहर। मुझे इतना ट्रिगर हो रही थी उसके उस सीन पे कि मतलब वियर्ड था ना, वो पूरा सिचुएशन बहुत वियर्ड था। अच्छा, उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट डे, अच्छा ये जो जरनाब की बहन है ना महविश, जिसकी शादी होने वाली है अली सफीना से, ये बहुत पीपल प्लीजर टाइप है। तो ये जो है अपनी बहन से नाराज हो गई कि तुमने ऐसे क्यों कहा उसको, देखो ना वो नाराज हो गया होगा, ये वो ये वो। तो उसकी बहन कहती है यार मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इतना मैंने तो ऐसे, मतलब इस टोन में तो मैंने उससे बात भी नहीं किया, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, और वो खुद ही मतलब मेरी जॉब के ऊपर सवाल उठा रहा है। तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ ना। तुम एक अनजान आदमी हो जो रिश्ता लेके आए हो, और तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है कि वो जो भी जॉब करे? खैर एनीवे, तो नेक्स्ट डे जब वो जाती है ना महविश ऑफिस, अली सफ़ीना के साथ वो काम करती है, तो अली सफ़ीना के ऑफिस में जाती है। अली सफ़ीना उसको एटीट्यूड दे रहा होता है, तो अली सफ़ीना के ऑफिस में जाती है, उसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है और ये वो, और आप प्लीज़ मेरी बहन का बुरा मत मनाइएगा, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यूं है यूं है। तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैं क्यों बुरा मनाऊंगा, नहीं नहीं, इट्स ओके करके, और जो है मैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और मेरी शादी तो वैसे भी तुमसे हो रही है ना, तुम्हारी बहन से थोड़ी हो रही है, तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा बस 1 महीने में ही निकाह हो जाए। पहले तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। जो लड़का आपको पुश कर रहा है ना जल्दी जल्दी, लाइक
ट्रिगर पुल करने के लिए पुश कर रहा है कि बस जल्दी जल्दी शादी करो, जल्दी जल्दी निकाह कर पढ़वाना है, उस लड़के से तो आप बहुत दूर रहें, उसके तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने भागना शुरू कर देना है बस। ये बीच बीच में मैं टिप्स भी देती होती हूँ अपने ऑडियंसेस को, क्योंकि मुझे पता है मेरी सारी ऑडियंसेस लड़कियां हैं ज़्यादातर। तो कहीं कोई लड़का आपको कहे, भले आप उसे कितना भी पसंद करते हो, आई डोंट केयर, कहीं कोई लड़का आपको कहे कि बस मुझे 1 महीने में निकाह करना है और ये और वो, मुझे बहुत जल्दी है और यूं, आप वहां से भाग जाए। और ऐसा भागें कि आप बस पलट के नहीं आपने देखना फिर। वो कह रही है 1 महीना तो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी, नहीं नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो जहेज़ की शॉपिंग करें और फर्नीचर ख़रीदें और मैं जो हूँ वो जेवर ख़रीदूँ और ये ख़रीदूँ, और बस मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी बस इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और बस मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ, जल्दी। वो कह रही है हाँ वो ठीक है, हम शादी करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन 1 महीना बहुत जल्दी है, मैं 1 महीने में आई थिंक इट्स वेरी सून। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, बस तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा और बस हमें जल्दी जल्दी करना है। तो यही रेड फ्लैग है, यही उल्लू का पट्टा इसको ना बाद में प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि अभी तो ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, बाद में इसको ये ठीक करके रखेगा। अच्छा, वहाँ जब हम ऑफिस में जाते हैं, जरनाब और इसके ऑफिस में, फिरोज़ के ऑफिस में, तो फिरोज़ उससे बहुत फ्रेंडली है, उसके साथ लंच करता है, उसके साथ ही इज़ वेरी स्वीट टू हर, उसके प्रोजेक्ट्स में उसकी हेल्प कर रहा होता है। और गौहर बस आते जाते उसको हरास कर रहा होता है, आते जाते उसको जो है ना छेड़ छेड़ रहा होता है, ताने दे रहा होता है, आते उसका बहुत ही एक वियर्ड और नेगेटिव एटीट्यूड है ना। बस वो चाहता है कि इस लड़की को जो है एक तरीके से बॉस जो है ना इसको समझे कि ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है और ये इनकेपेबल है, और बिकॉज ही इज़ एन ईगोइस्ट, ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, तो वो चाहता है कि मेरी वाहवाही हो और सब बस मेरे बारे में बात करें और तालियां बजाएं, और मैं जो हूँ वो इसको ना मैं इसकी औकात में रखूं, समझ रहे हो? लाइक इस तरह के मनहूस होते हैं ना कोवर्कर्स, आई एम श्योर आपके ऑफिस में भी होते होंगे। तो बस ये हो रहा है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो थैंक गॉड गूंज की सिर्फ एक ही एपिसोड आती है, वरना दो दो कौन देखता। लेकिन अब देखेंगे। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल अगेन यूट्यूब का, आप लोग बहुत स्वीट हैं। ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, ज़रूर मुझे बताइए आप लोगों ने क्या चीज़ नोटिस की डायन के बारे में, गूंज के बारे में, परवरिश के बारे में। ज़रूर मुझे बताएं, आप लोग का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करना मत भूला करें, मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स डाल देते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों से डिटेल्ड बात करने में। और अब फिर कल हम परवरिश की बात करेंगे और डायन की बात करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को बस 2 ही आते हैं। हाँ, ओके बाय, आई लव यू ऑल।